साथियों नमस्कार। साथियों, एक बहुत ही गर्व का पल है। हमारे देश के जो 8 नेवी के ऑफिसर कतर की सरकार द्वारा पकड़ लिए गए थे, जिन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी, उनकी सजा को न सिर्फ कम कर दिया गया बल्कि पूरी तरह से माफ कर दिया गया और हमारे 8 नेवी के ऑफिसर्स को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। उनमें से 7 नेवी के ऑफिसर आज भारत आ चुके हैं और जैसे ही वो दिल्ली में लैंड करते ही उन्होंने कहा, भारत माता की जय। सोचिए क्या फीलिंग रही होगी। फर्ज करिए, इमेजिन करके देखिए, अगर आपको कोई सजाए मौत सुना दे किसी दूसरे देश में, आप जेल में पड़े हुए हैं, आपको पता है कि मेरे को मौत की सजा सुना दी गई है, कल को फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा, और तुरंत खबर मिलती है कि आपकी सजा को कम कर दिया गया है। फिर थोड़े दिनों बाद खबर मिलती है आपकी सजा को माफ कर दिया गया है, आपको रिहा किया जा रहा है। क्या फीलिंग आती है। और उसके बाद कहा जाए कि आप इंडिया जा सकते हैं, और जैसे ये दिल्ली में लैंड किए होंगे, सबसे पहले इन्होंने धरती को छूमा होगा। जब कोई चीज हमारे पास नहीं रहती ना, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। सोचिए, जब इन्होंने हमारी धरती को छू करके देखा होगा, भारत की धरती को, तो लगा होगा कि ये भारत की धरती जिसने हमें बचा लिया। इन्होंने आते ही भारत माता की जय कहा और फिर कहा कि हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना हस्तक्षेप किया, तभी हम बच पाए, वरना हमें तो लग रहा था हम बच नहीं पाए। क्या फीलिंग रही है। ये है मेरा देश, ये है भारत। वो लोग भारत को गाली देते हैं ना, भारत में रह करके, इन लोगों को, इनको होनी चाहिए ऐसी सजा। अरे नेवी के ऑफिसर्स पूरा जीवन अपना सेवा में लगा दिया, फिर वहां अपनी प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, उन पर जासूसी का इल्जाम लगा, इल्जाम के बाद उनको जेल कर दी गई, जेल के बाद सजाए मौत सुना दी गई, और वहां से बच के आए। इनसे पूछिए भारत क्या है, इनसे पूछिए भारतीय होने का मतलब क्या है। दिस इज इंडिया एंड दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो लोग भारत की विदेश नीति पर प्रश्न उठा रहे थे ना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेकार है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कुछ नहीं कर पा रहा, देखो मालदीव से रिलेशन खराब हो गए, देखो ये हो गया, जिन्हें नेगेटिव दिखाई देता है, वो लोग जरा पॉजिटिव देख लें। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई देश किसी को फांसी की सजा सुना दे और उसको रिवर्स कर दे, रिवर्स भी इस तरीके से कि पूरी तरह से माफ कर दे। ऐसा नहीं होता जी। अगर आप फॉरेन पॉलिटिक्स देखते हो तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। ये तभी हो सकता है जब आपके देश की कूटनीति बहुत अच्छी है। ये खबर है, हमारे देश के 8 ऑफिशियल्स को पूरी तरह से रिहा कर दिया गया, एक्स ऑफिशियल्स को, जिनमें से 7 वापस पूरी तरह से आ चुके हैं। एक वहीं रह गए होंगे, उनकी फैमिली होगी, जो भी है वो वहीं पर है, ठीक है, आ जाएंगे एक आध दिन में, मैं उनके बारे में क्या जानूं, लेकिन रिहा सबको कर दिया गया है, ये कन्फर्म है। देखिए, घटनाक्रम बहुत लंबा चला है, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का कोई मामला है। 2022 से ये लोग जेल में थे। 2023 में अक्टूबर में इनको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था। फिर 2023 के नवंबर में हमारी सरकार ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने यहां पर दखल देना स्टार्ट किया। हमारे जयशंकर साहब कतर गए और कतर जाने के बाद उनकी फैमिलीज से मिले, जो हमारे ऑफिशियल्स, एक्स ऑफिशियल्स जेल में थे, उनकी फैमिलीज से मिले और उनको आश्वासन दिया कि हम आपके परिवारजनों को पूरी तरह से बचा के ले आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये कॉन्फिडेंस देकर के आए हमारे जयशंकर साहब। और उसके बाद घटना जो घटी, जो मेन घटना है, वो घटी 2023 के दिसंबर में। 1 दिसंबर की बात है। COP 28 चल रहा था। COP एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, आगे बात करेंगे क्या होता है। उसी मीटिंग के दौरान UAE में प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर से मिले और मिलने के बाद उनसे कहा कि देखिए साहब, हमारे कुछ लोग आपने पकड़ लिए हैं जो कि निर्दोष हैं, उनको आप छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारे रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे। कतर के अमीर ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की बात को आगे रखा और 8 हमारे पूर्व नौसैनिकों को छोड़ दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नौसैनिक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से छूट के आए हैं। अगली चीज, कतर जो है एक ऐसा देश है, देश तो अच्छा है नो डाउट, लेकिन इसका सीन थोड़ा सा वैसा है कि मजबूरी में भारत की बात माननी भी पड़ेगी। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 25 लाख के आसपास, और इस 25 लाख में भी जो 1/4 पॉपुलेशन है, यानी 25% जो पॉपुलेशन है, वो है इंडियंस की। वहां पर इंडियंस बहुत सारे काम करते हैं, कतर में बहुत इंडियंस जाते हैं। और कतर ऐसा देश है जो न तो सऊदी की सुनता और न ही UAE की सुनता, अपने हिसाब से चलता है। कतर को किसी की सुनने की नहीं होती। ये रहा कतर, ये ना तो UAE की सुनता ना सऊदी की सुनता, अपने हिसाब से चलता है।
और माना जाता है कि कतर काफी हद तक ईरान की तरफ टिल्टेड रहता है। लेकिन कतर हमास को भी सपोर्ट करता है, जो हमास अभी इजराइल से लड़ रहा है। इजराइल कतर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये खबर इंडिया को इजराइल ने ही दी थी कि कतर ने हमारे 8 नौसैनिक जो पकड़े हैं वो जासूसी के इल्जाम में पकड़े हैं, इजराइल ने। ठीक है, और कतर अमेरिका की तरफ रहता भी है और नहीं भी रहता। कुछ अजीब सा इसका वर्जन है। डायरेक्टली खुद तो बोलता है कि अमेरिका की तरफ है और अमेरिका के सुर में सुर मिलाता है। वहीं दूसरी ओर कतर का एक अखबार है अल जजीरा, आपने सुना होगा। इसमें इंटरनेशनल न्यूज काफी ज्यादा आती है और एक चैनल भी है, अखबार भी है, सब कुछ है। ये अल जजीरा जो इनका न्यूज वेबसाइट भी है, सब कुछ है। इसी में यूएसए की कई बार नेगेटिव बात भी लिखी होती है। तो कतर की गवर्नमेंट कह रही होती है कि हम यूएसए के साथ हैं, यूएसए के पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, सारी चीजें हैं। और वहीं पर जो उनका अखबार है अल जजीरा, ये हमास को सपोर्ट कर रहा होता है। देख रहे हैं? तो इसका ये स्टैंड रहता है कुछ अजीब सा, अपने अखबार के जरिए किसी को सपोर्ट करवाता है, खुद कुछ बोलता है। तो कई बार ये चीजें देखने को मिलती है। कतर के अंदर एक तालसा है, वो ये जगी हुई है कि इस पूरे वेस्ट एशिया में एक पावर बन जाऊं, एक ऐसा किंग टाइप का बन जाऊं, एक ऐसी सत्ता बन जाऊं जो सबको अपनी बात मनवा सके। जो सऊदी भी चाहता है, जो आपका ईरान भी चाहता है। इन सब में लड़ाई किस बात की है? ईरान चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र का मैं मालिक बन जाऊं। मालिक मतलब मेरी बात सब सुने। इधर आपका टर्की चाहता है कि मैं बन जाऊं खलीफा सबका। इधर सऊदी चाहता है कि मैं तो हूं ही, मुझे ही बना रहना चाहिए, मैं ही सबका सब कुछ हूं। इधर कतर चाहता है नहीं मैं बनूंगा, जरा सा देश है। देख रहे? इसने ये सारा खेल किया। बात समझ में आ गई आपको? तो जो घटनाक्रम हमारा चल रहा था वो कुछ ऐसा था कि जब इनको प्रधानमंत्री की हमारी मुलाकात हुई वहां के राष्ट्राध्यक्ष से, अमीर से, उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी में ये घोषणा होती है कि जो डेथ सेंटेंस इनको दिया गया था उसे हम कम कर देंगे, कम्यूट कर देंगे। कम कर देंगे, कितना कर देंगे पता नहीं। डेथ की बजाय हो सकता है जिंदगी भर की जेल दे दें, क्या दे दें, कुछ पता नहीं था। लेकिन विद द टाइम अभी फरवरी में इनको पूरी तरह से रिहा कर दिया गया। और न सिर्फ रिहा किया गया बल्कि ये लोग भारत भी आ चुके हैं। ये पूरा घटनाक्रम है। आप कहेंगे वो बात तो सही है, लेकिन ये कर क्या रहे थे? कर ये रहे थे कि हमारी इंडियन नेवी में क्या होता है कि रिटायरमेंट की एज थोड़ी सी जल्दी रिटायरमेंट कर देते हैं। वैसे तो 60 के आसपास रहती है, या 50-55 के आसपास रिटायर कर देते हैं। तो जितने भी हमारे ऑफिशियल्स होते हैं या नेवी के ऑफिसर्स होते हैं, वो प्राइवेट कंपनी में काम करना पसंद करते हैं, जहां इन्हें अच्छा पैकेज मिलता है, इनके पास एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए जनरली विदेशों में चले जाते हैं। उसी क्रम में हमारे ये अफसर लोग भी कतर चले गए थे। कतर में बहुत सारे भारतीय जाके काम करते, और भी जगहों पे करते। वहां पर एक कंपनी है, उसका नाम है अल धरा। अल धरा एक कंसल्टेंसी कंपनी है। इस कंपनी में ये लोग काम करते थे। इतना टाइम क्या हुआ, उन लोगों को, वहां की गवर्नमेंट को ये डाउट हो गया कि ये लोग इस कंपनी में काम करने के बहाने हमारी जासूसी कर रहे हैं। और जासूसी भी किस बात की? हमारा एक प्रोग्राम है सबमरीन प्रोग्राम, उसकी जासूसी कर रहे हैं। एक्चुअली कतर और इटली मिलकर के एक सबमरीन प्रोग्राम चला रहे हैं। इटली कतर को कुछ सबमरीन्स देगा जो कतर अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इनका इल्जाम था कतर की सरकार का कि ये जो लोग हैं, 8 नेवी ऑफिशियल्स हैं, ये इस सबमरीन के प्रोग्राम पर नजर बनाए रखे हैं, इसकी जासूसी कर रहे हैं। उसी इल्जाम में हम इनको जेल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे इटली के साथ तो संबंध अच्छे हैं, आप भी जानते होंगे, आपके साथ भी संबंध सुधार लेते हैं। नहीं तो कह दिया होगा तो देखो हमारे लोगों को छोड़ दो, वरना इटली से फोन करवा देंगे हम, पूरा प्रोग्राम धरा रह जाएगा आपका। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, आपके संबंध हम जानते हैं, इटली के साथ तो अच्छे हैं, कोई बात नहीं। मोदी जी आपका तो खैर जो भी है, अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता देखो यूट्यूब पे, लेकिन जानते सब। ठीक है, मतलब मजा कर रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम में इस इल्जाम के तहत इनको अंदर कर दिया गया और अब फाइनली इनको छोड़ दिया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 2-3 दिन में जो घटनाएं सामने आई है, वो घटनाएं कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ी है। भारत पूरे वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है, ये चीज सामने आ रही है। जैसे कतर के साथ क्या हुआ आपने देख लिया, कतर के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज के तौर पर एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि यहाँ पर दुकुम पोर्ट जो है, दुकुम सी पोर्ट, उसमें भी भारत को प्रेजेंस मिल गई है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पहुंच गया है। उधर देखा जाए
तो जनवरी में, अभी इसी 2024 के जनवरी में यूएई के जो प्रिंस हैं वो भारत आए थे, उनका वेलकम किया गया था बहुत अच्छे से। उससे पहले दिसंबर में ओमान के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे, उनका अच्छे से वेलकम किया गया था। और उससे 2 महीने पहले G20 की मीटिंग के कुछ 3-4 दिन बाद जो सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान हैं वो भारत आए थे, उनसे भी बातचीत हुई। धीरे धीरे पूरे वेस्ट एशिया में इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बनाता जा रहा है। डिप्लोमेटिक मूव्स से इन्फ्लुएंस को डिकोड किया जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि साहब क्या ऐसा है, डिकोड किया जाता है। तो डिकोडेशन से पता चलता है कि इन लोगों को भारत की जरूरत है। भारत की जरूरत क्यों है? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। इन लोगों को भारत एक मार्केट के तौर पर भी चाहिए, और इन्हें यह भी पता है कि आने वाले समय में इनके पास तेल उतना रहेगा नहीं। इनको अपने शहरों को, अपने देशों को अलग लेवल पर डेवलप कराना होगा, जिससे कि इकोनॉमीज के नए नए रास्ते खोलें। उसमें भारत की जो उपयोगिता है बहुत ज़्यादा है। भारत के IITs यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, यहाँ तक कि भारत के मंदिर भी यहाँ खोले जा रहे हैं। ये लोग मंदिर तक खोल रहे हैं वहाँ पर। इस हद तक वो भारत को चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस भारत के साथ रहे। भारत एक ऐसा देश है जो इनको दबाने की कोशिश भी नहीं करता, जैसे USA है, इनको अपने डंडे के जोर पर चलाने की कोशिश करता है, वो भारत नहीं चाहता। भारत भैया अपने अच्छे से रहो और अब जीने दो, इन्हें ऐसा ही देश चाहिए। बढ़िया लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हें यह भी पता है कि इनके यहाँ पर ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं वो भारतीय हैं, तो इनकी ट्यूनिंग बहुत सेट हो गई है इंडिया के साथ। इंडिया की बहुत जरूरत है, इन्हें स्पेस सेक्टर में जरूरत है इंडिया की, इन्हें एजुकेशन में जरूरत है इंडिया की, इनको मेडिकल में जरूरत है इंडिया की, इनको रिसर्च में जरूरत है इंडिया की, और इनको न सिर्फ इन अपने लिए जरूरत है बल्कि अपना माल भी बेचना चाहते हैं इंडिया को, तो इंडिया को एज अ मार्केट भी जरूरत है। तो ये देश मुझे काफी हद तक सही लगते हैं इस मामले में, दूर की सोच के चल रहे हैं, शॉर्ट साइटेडनेस नहीं, दूर। तो ये चीज है भारत के इन्फ्लुएंस के बारे में। ये एक अपडेट थी, मैंने आपको बता दी। बाकी कोई भी चीज होगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए